नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली का मसला जो यूपीएससी 3 छात्रों की जो मौत हुई है बेसमेंट में डूबकर, एक कोचिंग संस्थान थी वहाँ पर, उसके बाद इस मामले ने अलग अलग आयाम लिए हैं। अलग अलग एंगल पर ये मामला आकर खड़ा होता है। इस मामले में सबकी अपनी अपनी अलग अपेक्षाएं हैं। विद्यार्थियों की अलग अपनी उम्मीदें हैं। और ख़ास तौर से इस मसले में जो हमने एक चीज़ देखी वो ये देखी कि दिल्ली किसकी है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो दिल्ली किसकी है, ये मानो दिल्ली सल्तनत काल से चला आ रहा हो। यहाँ पर भी यही मसला है। एलजी की है, केंद्र सरकार की है, केजरीवाल की है, पुलिस की है, एमसीडी की है। कौन है दिल्ली का जिम्मेदार? आखिर कौन लेगा? दिल्ली में जब कुछ घटता है तो ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, अकाउंटेबिलिटी किसकी तय हो। जैसे आप किसी राज्य में जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, राज्य सरकार की गलती है। दिल्ली के मामले में बिल्कुल मामला अलग है। यहाँ पर भी हमें यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप पार्टी कह रही है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की गलती है, जबकि बीजेपी का कहना है या जो केंद्र सरकार का कहना है वो कह रही है आप पार्टी की गलती। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो लगते भी रहेंगे। ये हमारा आज का विषय भी नहीं है। हमारा मूल विषय है कुछ चीज़ों को लेकर कि इस मामले को लेकर जब आप बातचीत करें तो आपका इस मामले में जो नज़रिया है वो बेहद निष्पक्ष हो, एक सीधा नज़रिया हो, एक सदा हुआ दृष्टिकोण हो। आप किसी एक पक्ष में बात ना कर रहे हों। जैसे जो मैं आप जैसे दिल्ली में जाएंगे, जो राजेंद्र नगर, जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, यहाँ पर आप देखेंगे जो विद्यार्थियों के साथ जो लूट है, केवल कोचिंग इसमें शामिल नहीं है, इसमें सब शामिल है। वहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं, भोजनालय हैं, जो मकान के जो मालिक हैं, जो किराएदार, वो सब तबीयत से इनकी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, मनमाने रेट तय करते हैं और सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक पक्ष है। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों से हर साल एक इनका अपना अजीब सा फॉर्मूला है। ना तो ये संसद से पारित हुआ है, ना किसी सरकार ने इस पर सहमति दी है। ये हर साल 10% अपना क्या रेंट बढ़ा देते हैं। ये इनका अपनी मान्यता है। तो इस समझ से बाहर है कि एक विद्यार्थी, और देखिए दिल्ली जैसे शहरों में रहना, जो कमरे हैं वो 2.5-2.5 हाथ के होते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं वरिष्ठ पत्रकार आज तक के हैं सुधीर चौधरी साहब, उनको देख रहा था तो वे कवर कर रहे थे उस चीज़ को, तो वहाँ पर उनके पूरे हाथ भी नहीं फैल रहे थे। और वहाँ के उस रूम के विद्यार्थी 10,000 रुपये किराया दे रहा है। सोच के देखिए किस तरीके का उनका गुजर बसर होता होगा। इस दौरान उन्हें पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ साथ उन्हें एक ऐसी परीक्षा की तैयारी करनी है जिसमें चयन, सिलेक्शन प्रोसेस या कहें कि परसेंटेज बहुत स्लो है, या कहें कि बहुत लो है। तो इस तरीके के हालात हैं वहाँ पर। तो ये कहना कि विद्यार्थियों को केवल कोचिंगों ने लूटा है तो पूरी तरह से ये गलत होगा। सब मिलकर लूट रहे हैं, उनकी मजबूरी का सब फायदा उठा रहे हैं। बेशक कोचिंगों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने एक इस तरीके का वातावरण, एनवायरनमेंट तैयार किया हुआ है कि विद्यार्थी अगर एक बार उनके चुंगल में फंस जाए तो उसको निकलना वहाँ से थोड़ा सा दुश्वार होता है। क्या होता है? दुश्वार होता है। अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप जैसे देखेंगे कि एक जो जैसे राव अकेडमी, जो अकेडमी है जहाँ पर विद्यार्थी की मौत हुई है, तो 10 लाख रुपए के आसपास कुछ पैसे मिलने की बात कही गई। और अभी भी क्लियर सरकार ने कहा है कि राव अकेडमी ने कहा है, जबकि इन कोचिंगों के पास करोड़ों रुपए होता है। तो इनकी एक पहली जिम्मेदारी है कि इनको जो मुआवजा है वो बनता है, वो हक है विद्यार्थियों का जो अब इस ग्रह पे नहीं है। तो पहली चीज इसको करनी चाहिए। सवाल यह है कि अब जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी लेगा कौन? मसला यह है, क्योंकि अभी सरकार स्पष्ट रूप से आगे नहीं आई। ठीक है, जो दिल्ली सरकार है वो आगे नहीं आई, केंद्र सरकार आगे नहीं आई, कुछ में कोई आगे नहीं आई। ठीक है, ये सारे मसले आगे निकल कर आ रहे हैं। एक और दिल्ली में जो मसला देखता हूँ विद्यार्थियों के साथ ये है कि इनसे कैश में पेमेंट कराया जाता है। ये एक अलग तरीके का दबाव, ये सही बात है। अगर आप पता करेंगे वहाँ पर जाकर, क्योंकि इसमें आप जब टैक्स कैश लेते हैं तो टैक्स जैसी व्यवस्थाओं से आप बच जाते हैं। तो इस तरीके का एक वहाँ पे क्या है कि वातावरण तैयार किया जाता है। अब मैं अगले जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है कि विकास सर और ओझा सर के प्रति सोशल मीडिया पर जो गुस्सा या जो आक्रोश फूटा है, क्या वो सही है और कितना सही है? तो देखिए, पहली अगर मैं इस मामले में हम कहें कि एक तरीके से बेशक वो जिस तरीके के टीचर हैं और जिस तरीके की वो बातें करते हैं और जिस तरीके की वो सक्रियता निभाते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए था। उनकी चुप्पी बेशक आपको थोड़ा सा हमें संशय में और डालती है, और हमारे जो कहें कि हमारी जो भावना उनके प्रति सम्मान है वो थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप घर में कोई बड़ा होता है और हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे पक्ष में बात करेगा, और अगर वो लेट होता है तो बेशक हमारे लिए थोड़ी सी चिंता बात होती है। लेकिन ये भी एक पक्ष है कि पूरी तरीके से ओझा सर या विकास सर या दृष्टि संस्थान पर
डीकरा फोड़ना बहुत गलत है, ये बिल्कुल कहीं से कहीं नैतिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है, उन्होंने गलती की है, जैसे दृष्टि आईएएस की भी एक कोचिंग बेसमेंट में पाई, उसको सील करिए, और सर ने भी एक्सेप्ट किया है कि आप उसको सील करिए। अगर वो मापदंडों पर नहीं थी तो आप उसको बंद करिए। लेकिन पूरी तरीके से इस तरीके से माहौल पैदा किया गया सोशल मीडिया पर कि जैसे ओझा सर या विकास सर ने ही इसको अंजाम दिया हो, जबकि उनके संस्थान में तो ये मामला हुआ भी नहीं है। तो इस तरीके के दृष्टिकोण ना अपनाएं, आप इस मामले में तटस्थ रहें, क्योंकि वक्त टल जाएगा। अगली बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है आपकी कि अगर बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी तो कोचिंग वालों ने अपनी अनुमति से नहीं चलाई, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उनको अनुमति दी किसने? वहां पर एमसीडी जो है वो क्या कर रहा था? तो किसी एक को पकड़ना ये कहीं से ठीक नहीं है। अगला पक्ष जो मैं मानता हूं वो ये है कि दिल्ली को इस तरीके के रूप में गढ़ना, या वो कोटा हो, मध्य प्रदेश में इंदौर हो, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हो, कि यहां आकर ही आप अधिकारी बनेंगे, ये एक अलग तरीके का माहौल पैदा किया गया। ध्यान रखिए, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है। इस मामले में, इस केस में ऐसा ही हुआ। जैसे एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, वो 12th फेल ने इसमें और इजाफा कर दिया कि दिल्ली पहुंचो, और अगर आप गरीब हैं और संघर्ष है आपके जीवन में तो आप भी आईएएस बन जाएंगे। तो लोगों को लगा यार दिल्ली ही जाना चाहिए, वहीं से सब कुछ हो सकता है। तो इस तरीके का एक माहौल तैयार किया गया, तो लोगों को दिल्ली जाकर एक वो भ्रम आ जाता है दिमाग में कि हाँ वहीं जाकर काम हमें करना पड़ेगा। दूसरा, इन टीचरों ने भी दिल्ली के माहौल को बेशक कि थोड़ा सा ग्लैमर बनाया, लेकिन पूरी तरह से ये कहना कि इनके ही पीछे योगदान है, नहीं। आप देखेंगे जो यूपीएससी के टॉपर होते हैं, जो हर साल निकलते हैं, इन्होंने भी रायता फैला है कि आपको यहाँ दिल्ली आना ही पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा, क्योंकि टॉपर है, आप जानते हैं कि ये बहुत झूठ बोलते हैं, इस कोचिंग से पढ़े, उस कोचिंग से पढ़े, स्पष्ट नहीं बताते कि हमने यहाँ से सिर्फ ये पढ़ा है, हमने इस कोचिंग से इस चीज़ की तैयारी की है। तो पूरा असर है, और ये भी चाहते हैं कि स्टारडम है ना हमें को मिले, हम फेमस हो, हमारी लोकप्रियता बढ़े। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो फिर एक समझ में आता है कि इसके लिए आखिर हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। अगला जो मेरा है कि डायमेंशन जो मैं निकल के आता हूँ, कोचिंग्स जो होती हैं, जो विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा फीस लेती है, मोटी मोटी, दिल्ली की फीस तो लाखों में होती है। आपको बता दें कि एक बार विद्यार्थी ने फीस दे दी तो उसके बाद ना तो कोचिंग और ना ही कोचिंग का स्टाफ इनके प्रति ढंग का व्यवहार करता है ना, और ना ही कोई इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। बस छोड़ दिया, अब आप जानो, आपका काम नहीं। फीस लौटाने जैसी स्थिति या ऐसे कोई प्रावधान ही नहीं है वहां पर। आप जानते हैं कि आप मान लो आपने फीस जमा कर दी, तो आप अगले महीने आए या नहीं आए, संस्थान से इसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपसे ही पहले इसकी रकम वसूल चुका है। और अब बुनियादी सुविधाओं के मामले में कुछ भी नहीं। और अगर विद्यार्थी से पूछ भर भी ले कि आपके यहाँ सुविधाएं क्या हैं, दूसरी जो फैसिलिटीज हैं क्या है, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि आपको पढ़ने से मतलब है, आप इन चीज़ों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके के विवाद सामने निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है इस पर भी एक बहस होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो मेरा जो कहना ये है इस मामले पर, अब अगला सवाल जो सभी के जहन में, अब मैं उस पर आता हूँ कि विकास सर और ओझा सर अभी तक विद्यार्थियों से मिलने क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, होता क्या है ऐसे मामलों में, जो भीड़ होती है, ये कोई तय गारंटी नहीं है कि जो वहां पर विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी ही हों। कुछ असामाजिक तत्व इनमें शामिल होते हैं। मान लो अगर वो वहां पहुंचते हैं, ऐसे में कोई जानबूझ के हुड़दंग कर दे, उत्पात कर दे, देखो भीड़ उस समय आक्रोशित थी, हो सकता है इनके साथ बदसलूकी कर दे, क्योंकि मैं सुन रहा था कि पता चला जो तनु मैम थी वो भी गई थी, उनके साथ भी विद्यार्थियों ने कोई बेहतर व्यवहार नहीं किया है। तो ये भी एक समस्याएं होती हैं, तो इसलिए वो आने से बचते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि जैसे कई बार आपने भीड़ में देखा हो, कोई व्यक्ति किसी पे थप्पड़ मार दे, कुछ फेंक दे, है ना, और अगर वहां सर लोग पहुंचे और वहां पर कोई लड़ जाए, कोई आग लगा दे, कुछ भी हो जाए उत्पात, तो कौन जाएगा इस मामले में? वो जो मेन व्यक्ति वहां पहुंचा, जो कहते हैं जो प्रकाश में है। तो इसलिए भी एक विवेक से उनको सोचना पड़ता है। दूसरा ये कि वो पूरे पक्ष को देखते हैं कि आखिर मसला क्या है, कैसे जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या होते हैं, उनने शायद पहुंचने में देरी कहें या कहें कि समय लिया हो। देरी तो मैं तो नहीं कहूँगा कि देरी कहें, उन्होंने थोड़ा समय लिया कि पूरे मामले को जानते हैं। तब तक चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो आपके पास गुस्सा जाहिर करने का एक अलग ही माध्यम है। आप अलग अलग तरीके से और सब व्यक्तिगत रूप से गुस्सा जाहिर कर सकते हो, उन पर किया भी। तो अभी तक जो मेरा मत है वो ये है, ठीक है, कि वो इस तरीके से, इसलिए वो शायद नहीं आए हों। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भीड़ होती है तो मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। और मैंने एक चीज़ और पाई है, हमारी मूल समस्या क्या है, समस्या का निदान करना। अब उसमें ये चीज़ कह देना कि दृष्टि आईएएस को बंद कर दो या विकास सर को आप टारगेट करो, ओझा सर को, तो उससे समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि वो समाधान है भी नहीं।
अब जो अभी जब जिस वक्त मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये हुआ कि मीटिंग हो चुकी है। जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, दिल्ली के एलजी हैं, जो कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे ओनर हैं, कुछ स्टूडेंट जाकर मिले और बातचीत की। तो इस पर एक क्या हो रहा है कि एक व्यवस्था बनाई जा रही है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, पब्लिक ये चाहती है लोग मतलब कि तुरंत फैसला हो, जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, एक व्यवस्था बनाई गई है। आप डायरेक्ट ऐसे खड़े खड़े डिसीजन नहीं ले सकते। बेशक वो जटिल है, उसमें भ्रष्टाचार है, वो एक अलग पहलू है, मैं मानता हूँ, लेकिन चाहकर सड़क से फैसले नहीं लिए जा सकते, उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगला जो है कि जो मैं कहूँगा कि अब आगे के लिए नियम बनाए जाएँ, तय किया जाए, जैसे अलग ज़ोन बना दिया जाए कोचिंग्स के लिए, जैसे बिजनेस पार्क बनते हैं, इसलिए कोचिंग्स के लिए अलग से ज़ोन बनाया जाए, सरकार इस पर काम कर सकती है। ठीक है? अगला होता है कि आपके पास जो तरीका होता है, वो लड़ने का एक तरीका है, तो अपनी बात बहुत व्यवस्थित रखिए। तो अभी इस तरीके के कुछ एंगल निकल कर आए हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह आखिर इस मामले में ज़िम्मेदार कौन है। अगला जो मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, वो अंतिम बात भी कह सकते हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि जो थार गाड़ी थी वो वहाँ से गुजरी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर देखिए उस प्रशासन की कितनी गैर जिम्मेदारी जो है इसमें दिखाई उसने। उस व्यक्ति की क्या गलती, वो तो जा रहा था ना। आप क्या कर रहे हैं कि आप मेन आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे, तो आपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ये कहाँ का लॉजिक है, कहाँ का औचित्य है, समझ में नहीं आता। तो इस तरीके के जब मामले देश में घटते हैं तो सबको मुझे लगता है व्यवस्थित रहना चाहिए और एक तटस्थ और एक निरपेक्ष नजरिया पैदा करें। किसी भी, देखिए निजी विचार होना एक अलग बात है, लेकिन मामले को पूरे तरीके से देखें कि डेटा क्या है, उसके लिए प्रावधान कानून क्या है, परिणाम क्या है, उपाय क्या है। जब आप इस क्रम में बातचीत करते हैं तो आपकी बात बहुत व्यवस्थित लगती है, प्रासंगिक लगती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि सर लोग बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, वो आते तो हमें एक उम्मीद जगती है। बेशक उन्होंने देरी की है, उनके मौन ने हमें संकट में डाला है। खान सर के बारे में ही बात कर रहे हैं, आज जब मैं जिस वक्त आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो उनके सेंटर पर भी रेड पड़ गई है पटना में। जो पटना एसडीएम जो वहाँ के, उन्होंने वहाँ पर उनके ऑफिस में जाकर दफ्तर पर अचौक निरीक्षण किया। तो भी देखते हैं कि वहाँ से क्या आउटपुट निकल के आते हैं। लेकिन किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ये बिल्कुल गलत है, कहीं से ठीक नहीं है। और जो होगा देखिए वो कार्रवाई होगी, उन पर वो बातचीत होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी इस मामले को लेकर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हुआ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। महिला, पर्यावरण और राष्ट्र तीनों का सम्मान करिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद।